नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के संदर्भ में कुछ चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेक्शन 12BC, 12BCA और 12BCB के विषय में कुछ बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग बेयर एक्ट से ही पढ़ाई करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोककर पहले आप बेयर एक्ट को निकाल लीजिए और उसमें धारा 12BC निकाल लीजिए। दोस्तों, हम आते हैं सेक्शन 12BC पर। धारा 12 खा गा, इसमें निर्वाचन कराने से संबंधित कुछ उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस। इसकी उपधारा 1 में कह रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। मतलब जो जिले का जिला मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो अपने ज़िले में ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों के जो इलेक्शन होंगे उनके संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। वो ये देखेगा कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें सारी कार्रवाइयाँ सब ठीक से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उसका सुपरविज़न करेगा। और डीएम राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में रहते हुए ये काम करेगा। अगर मैं अपनी बात को फिर रिपीट करके सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो इस उपधारा में ये कहना चाह रहे हैं कि हर जिले के जो डीएम हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में रहते हुए अपने ज़िले में जो इलेक्शन होंगे उनको सुपरविज़न करेंगे। ठीक है, अब आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 पढ़ लेते हैं। जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रबंधाधिकरण जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए उसे अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करेगा जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। अब यहाँ पर जिले की बात की जा रही है और जिले का मुखिया कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो निर्वाचन कराने से उपबंधित हैं इस धारा में, वो मोस्टली जिले से संबंधित है। कि जैसे पहली उपधारा में हमने पढ़ा कि जिले में जिला मजिस्ट्रेट स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में रहते हुए सुपरवाइज करेगा। अब इस वाली उपधारा में कह रहे हैं कि जिले में जो प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण है, लोकल अथॉरिटी, या जो राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाएं हैं, उनके मैनेजमेंट, तो जब भी डीएम उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि डीएम को या डीएम अगर किसी निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसी को नियुक्त करते हैं, उस व्यक्ति को कर्मचारी उपलब्ध कराएं, तो वह कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। मतलब यहां पर एक तरीके से मैन पावर जनरेट करने की बात की जा रही है। अब लोग प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण है या राज्य सरकार से जो अनुदान प्राप्त कर रहे हैं संस्थाएं हैं, यानी कि ऐसी शिक्षा संस्थाएं जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं, तो उन पर फिर राज्य सरकार का कुछ तो अधिकार रहेगा ना। और जो स्थानीय प्राधिकरण है वो राज्य सरकार के अंडर में है, तो इसीलिए प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनके मैनेजमेंट की ये लायबिलिटी यहाँ पर बना दी गई है कि जब डीएम उनसे कहे तो वह डीएम को या डीएम द्वारा नियुक्त व्यक्ति को कर्मचारी उपलब्ध कराएं। ठीक है, आगे उपधारा 3 में आते हैं। पहले से बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबंधाधिकरणों से
उपधारा 2 में अभिदिष्ट किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो और वे प्रत्येक ऐसी अधियाचना का पालन करेंगे। अब ऐसा था कि उपधारा 2 में तो डीएम को राइट दिया गया कि डीएम अगर कहें तो डीएम को कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन ये जो उपधारा 3 है इसमें राज्य निर्वाचन आयोग को राइट दे दिया गया है कि जैसे राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में जितने भी स्थानीय प्राधिकरण हैं उनसे या जो शिक्षा संस्थाएं जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं, अनुदान प्राप्त करती हैं, उनके मैनेजमेंट से अगर कर्मचारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा करता है तो उनको कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तक जो 3 उपधाराएं आपने पढ़ी, तीनों आपको समझ में आ रही है ना? पहली उपधारा में कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए डीएम जिले में जो भी इलेक्शन होंगे उनको सुपरवाइज करेंगे, पहली चीज। दूसरी उपधारा में कह रहे हैं कि डीएम अगर अपने जिले में जो भी स्थानीय प्राधिकरण हैं या जो भी राज्य सरकार से सहायता प्राप्त जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनसे अगर कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे तो वो कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। और तीसरी बात आ गई यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग की कि राज्य निर्वाचन आयोग सारे राज्य में अगर किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से या किसी शिक्षा संस्था से कहते हैं जो राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करती है कि आप कर्मचारी उपलब्ध कराइए, तो ऐसे प्राधिकरण और ऐसी संस्थाएं कर्मचारी उपलब्ध कराएंगी। ये उनकी लायबिलिटी हो गई। अब आते हैं उपधारा 4 पर। इसमें कह रहे हैं कि यदि उपधारा 2 या उपधारा 3 में अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाए तो वह ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य होगा। अब उपधारा 2 और उपधारा 3 में तो कर्मचारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई, उपधारा 2 में डीएम को और उपधारा 3 में राज्य निर्वाचन आयोग को। अब उपधारा 4 में जो बात आ रही है कि उपधारा 2 और उपधारा 3 के अंतर्गत जो कर्मचारी मिले, जो कर्मचारी नियुक्त किए गए, तो वो उन्हें जो कर्तव्य दिया जाएगा उसका पालन करने के लिए वो बाध्य होंगे। यहां पर उन कर्मचारियों को लायबल बना दिया गया। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये सेक्शन 12 BC तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 BC A धारा 12 खा गा का। इसमें कह रहे हैं कि निर्वाचन के प्रयोजन हेतु परिसर यान आदि का अधिग्रहण, यानी कि जो इलेक्शन कराया जाएगा तो इलेक्शन के पर्पस से किसी व्हीकल, किसी प्रीमाइसेस का अधिग्रहण किया जाना, एक्विजिशन किया जाना। इसे पढ़ लेते हैं। यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता हो कि जिले के भीतर इस अधिनियम के अधीन होने वाले किसी निर्वाचन के संबंध में इस प्रयोजन के लिए उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात मतपेटियों को रखने के लिए उपयोग किया जाए किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, अथवा किसी मतदान स्थल से या मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान व जीव जंतु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, तो वह ऐसे परिसर या यथास्थिति ऐसे यान, जलयान व जीव जंतु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं ये बिल्कुल सिंपल धारा है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का तो है नहीं, फिर भी मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूँ। देखिए, अगर डीएम को ये प्रतीत होता है कि अब उसके ज़िले के भीतर जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए उसे किसी परिसर की आवश्यकता है या उसे किसी यान की, जलयान की या जीव जंतु की आवश्यकता है, तो ऐसे में डीएम एक लिखित आदेश करेगा और अधिग्रहण कर लेगा। मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूं। देखिए, एक जिले का डीएम है, उसके जिले में इलेक्शन हो रहे हैं। अब इलेक्शन जो होता है तो उसके लिए कोई प्लेस भी चाहिए होता है, परिसर भी चाहिए होता है
मान लीजिए कोई जो इलेक्शन होगा उसमें वोट पड़ेंगे, तो वोट पड़ने के लिए भी कोई जगह चाहिए, प्लेस। और जो वोट पड़ेंगे तो जो मतपेटियां होंगी उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए सुरक्षित। तो अगर डीएम को ये लगता है कि मतदान स्थल के रूप में या मतपेटियों को रखने के लिए किसी परिसर की आवश्यकता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी परिसर को अधिग्रहण कर सकता है। अब ऐसे ही जो मतपेटियां रखी गई, उन मतपेटियों को ले जाया जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान, मतपेटियों का परिवहन किया जाएगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। तो उसके लिए या व्यवस्था बनाए रखने के लिए या पुलिस बल के जो सदस्य हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या कोई और कर्तव्य के पालन करने के लिए भी अगर डीएम ये समझता है कि किसी व्हीकल की आवश्यकता है, किसी जलयान की आवश्यकता है, वेसल, या किसी एनिमल की आवश्यकता है, मान लीजिए घोड़ा गाड़ी वगैरह है या कोई और चीज़ है, तो वह ऐसे यान, जलयान व जीव जंतु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर लेगा। आदेश लिखित होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। अब आगे कह रहे हैं कि परंतु ऐसा कोई यान, जलयान व जीव जंतु जिसे उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए विधि पूर्णता उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिग्रहित न किया जाएगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए। अब ये वाला परंतु समझ में आया आपको? देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो प्रधान का या पंचायत के सदस्य का इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो कैंडिडेट या उसका कोई एजेंट इलेक्शन के पर्पज से ही किसी व्हीकल को प्रयोग कर रहा है या किसी जीव जंतु को प्रयोग कर रहा है, और वो बिल्कुल विधि पूर्णता उसे प्रयोग कर रहा है, उसमें वो विधि का पूर्णता पालन कर रहा है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है, तो क्या डीएम उसे अधिग्रहण कर सकते हैं? यहां पर यह कंडीशन है कि डीएम उसे अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तब तक अधिग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि इलेक्शन समाप्त ना हो जाए। आपको लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा। देखिए कोई कैंडिडेट है, मान लीजिए आप हैं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके पास कोई अपना व्हीकल है, आप उस व्हीकल का अपने जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या डीएम उसे अधिग्रहित कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब वो इलेक्शन खत्म हो जाए। यहां पर यह प्रावधान किया गया है। इलेक्शन के दौरान उसे अधिग्रहित नहीं करेंगे, क्योंकि वरना फिर आपको दिक्कत होगी। अगर इलेक्शन के बाद में उन्हें किसी कार्य के लिए आवश्यकता पड़ती है तो वो अधिग्रहित कर सकते हैं। आगे उपधारा 2 पर आते हैं। अधिग्रहण उस व्यक्ति को संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा जिसकी बाबत जिला मजिस्ट्रेट ये समझता है कि वह उस संपत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है, और ऐसे आदेश की उस व्यक्ति पर तामील जिसे वह संबोधित है विहित रीति में की जाएगी। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी। इसमें सीधी सी बात ये बता रहे हैं कि अधिग्रहण उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए एक लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा। देखिए डीएम जब अधिग्रहण करेंगे, मान लीजिए आपकी कोई चीज़ है, आपका व्हीकल है, डीएम उसका अधिग्रहण कर रहे हैं, तो आपको कोई कागज तो देंगे ना, या ऐसा थोड़ी है वैसे ही उठा के ले जाएंगे। तो आपको एक लिखित में एक ऑर्डर पास करेंगे वो कि हम ऐसे ऐसे इसको अधिग्रहित कर रहे हैं। तो ये किस व्यक्ति को संबोधित होगा ऑर्डर? भाई जो संपत्ति का स्वामी है उसको संबोधित होगा, या स्वामी नहीं है उस पर उसका कब्जा है तो उसको संबोधित होगा। तो यहां पर सीधी सी यही बात है कि अधिग्रहण का जो आदेश है वो लिखित में होगा और उस व्यक्ति को संबोधित होगा जो उस संपत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला है, और उस पर तामील की जाएगी विहित रीति से। आगे उपधारा 3 पर आते हैं। जब कभी कोई संपत्ति उपधारा 1 के अधीन अधिग्रहित की जाए तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिए ऐसी संपत्ति इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है। मतलब कोई संपत्ति अधिग्रहित की गई, तब ऐसी संपत्ति कितने समय के लिए अधिग्रहित की जाएगी, उसकी कालावधि के बारे में, उसके टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है।
तो ये कह रहे हैं कि जब कोई संपत्ति अधिग्रहित की जाएगी तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि से ज़्यादा नहीं होगी जिसके लिए ऐसी संपत्ति इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है। समझे आप नहीं समझे अभी? देखिए, कोई संपत्ति अधिग्रहित की जाएगी तो अधिग्रहित जो की जा रही है संपत्ति, उसका कोई उद्देश्य होगा कि हमें इस कार्य के लिए ये संपत्ति की आवश्यकता है, इसलिए हम इसे अधिग्रहित कर रहे हैं। तो जब वो उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अधिग्रहण की अवधि रहेगी, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में उसका अधिग्रहण में नहीं रखा जाएगा। यानी कि जब कभी कोई संपत्ति अधिग्रहित की जाएगी तो ऐसे अधिग्रहण की अवधि वो होगी, ऐसे अधिग्रहण की अवधि उस अवधि से ज़्यादा नहीं होगी जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए उसे अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं उपधारा 4 पर। इस धारा में परिसर से कोई भूमि, भवन का भाग अभिप्रेत है और झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर प्रीमाइसिस को डिफाइन कर दिया गया है कि प्रीमाइसिस में कोई लैंड भी आ सकती है, मान लीजिए कोई खाली भूमि है, कोई भवन आ सकता है, बिल्डिंग, या भवन का कोई भाग भी आ सकता है, या कोई हट, शेड, या कोई भी स्ट्रक्चर या उसका कोई पार्ट। तो भाई परिसर में तो सभी कुछ है। ये इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। इसमें भूमि भी शामिल हो गई, भवन भी हो गया, भवन का भाग भी हो गया, तथा कोई झोपड़ी है, कोई शेड पड़ा हुआ है, टीन शेड, कोई अन्य संरचना है, तो वो सब इसके अंतर्गत आ गया। ऐसे ही बिकिल को आगे डिफाइन किया गया कि बिकिल क्या कहलाएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि यान से ऐसा यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है, भले ही वह यांत्रिक शक्ति में नोदित हो या ना हो। मतलब ऐसा कोई भी यान इस यान की डेफिनेशन में आ रहा है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है, यानी कि सड़क पर जिससे हम सफ़र कर सकते हैं, या उपयोग में लाए जाने योग्य है। ठीक है, कि उससे उपयोग में लाया भी जा सकता है। एक तो है कि उपयोग में आता है, और एक है कि हम उपयोग में अगर ला सकते हैं तो भी वो भी यान है, भले ही वो चाहे किसी यांत्रिक शक्ति से नहीं चलता हो। ठीक है, मतलब उसमें मैकेनिकल पावर भले ही यूज ना होती हो तो भी वो यान की डेफिनेशन में आएगा। आगे आते हैं दोस्तों सेक्शन BCB पर। धारा 12 खा गा खा, इसमें प्रतिकर की अदायगी के संबंध में प्रावधान किया गया है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। इसे पहले पढ़ लेते हैं। जहां धारा 12 खा गा का के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट किसी परिसर का अधिग्रहण करे तब हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर दिया जाएगा, जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अब दोस्तों, जो इससे पहले वाली डेफिनेशन थी, इसमें आपने क्या पढ़ा था? कुछ याद आ रहा है आपको? अभी आपने क्या पढ़ा है पिछली डेफिनेशन में? जो इससे पहले वाली सेक्शन थी उसमें आपने अधिग्रहण के बारे में पढ़ा था। ठीक, याद रखिएगा, अधिग्रहण के बारे में पढ़ा था उस सेक्शन में। इस सेक्शन में अब उसके प्रतिकर के बारे में बात की जा रही है कि जो इससे पहले वाली सेक्शन थी उसके अनुसरण में अगर डीएम जो है किसी प्रीमाइस का अधिग्रहण कर लेते हैं तो भाई किसी व्यक्ति के प्रीमाइस का डीएम ने अधिग्रहण कर लिया तो उसके बदले में उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर कंपनसेशन का प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई प्रीमाइस अधिग्रहित किया जाता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। अब कंपनसेशन कितना होगा, कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए उसने आगे 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहले वाले पॉइंट में कह रहे हैं परिसर की बाबत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय ना हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिए देय भाटक, द रेंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमाइस और ऑफ इफ नो रेंट इज सो पेबल द रेंट पेबल फॉर सिमिलर प्रीमाइसेस इन द लोकेलिटी। यानी कि जो वो परिसर है उसके लिए कितना रेंट दिया जाता है, जो उसका रेंट होगा। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है, अगर उसे डीएम साहब अधिग्रहित कर लेते हैं इलेक्शन के लिए
तो आपकी बिल्डिंग जितने किराए पर उठती होगी वो किराया रेंट पेबल। और अगर मान लीजिए आपकी बिल्डिंग रेंट पर उठती ही नहीं है तो फिर कैसे रेंट डिसाइड होगा? तो आपकी बिल्डिंग जिस लोकेलिटी में है उस लोकेलिटी में वैसी ही अदर बिल्डिंग के लिए जो रेंट पे किया जाता है तो वो रेंट हो जाएगा। आप इसको एक बार फिर से पढ़िए। परिसर की बाबत देय भाटक, यानी कि जो आपकी प्रीमाइस है उसमें जो रेंट दिया जाता है, जो रेंट पेबल होता है वो। और अगर ऐसा कोई भाटक ना हो तो फिर उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिए जो देय भाटक होता है वो। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि यदि हितवत व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप अपने निवास स्थान या कारोबार के स्थान को बदलने के लिए विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्ति युक्त व्यय। अब डीएम साहब ने आपकी मान लीजिए बिल्डिंग अधिग्रहित की, तो पहले तो जो उसके लिए किराया आप मान लीजिए किसी और को किराए पर देते, आपको किराया मिलता तो उतना ही किराया वो देंगे। या अगर आप किराए पर नहीं उठाते हैं तो उस क्षेत्र में जो अदर बिल्डिंग है उसके लिए जो किराया होता है उतना किराया आपको मिलेगा। और हुआ क्या कि इस बिल्डिंग में इलेक्शन हो गए तो आपको अपनी बिल्डिंग कुछ समय के लिए छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। या आप उस बिल्डिंग में कोई बिजनेस करते थे तो आपको कुछ दिनों के लिए अपना बिजनेस, अपनी दुकान वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ी। तो ऐसे में जो रीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे, मतलब जो जायज़ एक्सपेंसेस हैं कि आपके वास्तव में खर्चे हुए हैं, युक्ति युक्त व्यय हैं, अगर कोई हुए हैं तो वो भी आपको कंपनसेशन के रूप में दिए जाएंगे। आगे प्रतिबंध बता रहे हैं, किंतु प्रतिबंध ये है कि जहां कोई हितवत व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के अंदर ये आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाए, वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे। अब हुआ क्या, जो आपकी बिल्डिंग डीएम साहब ने अधिग्रहित की उसके लिए उन्होंने आपको रेंट भी दे दिया, दिलवा दिया, उसके लिए आपको रीजनेबल एक्सपेंसेस भी दिलवा दिए, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत कम रेंट मिला, मुझे तो इतना मिलना चाहिए था लेकिन मुझे खाली इतना ही मिला और मुझे एक्सपेंसेस भी इन्होंने पूरे नहीं दिए। तो आप क्या करेंगे कि आप डीएम साहब के पास जाएंगे और एक एप्लीकेशन देंगे कि साहब ये मामला जो है कंपनसेशन का, ये आप किसी मध्यस्थ को सौंप दीजिए। मतलब आप ये इसमें कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दीजिए। तो डीएम साहब कहेंगे ठीक है, तो फिर कंपनसेशन की रकम कौन सी मिलेगी आपको? जो वो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा, फिर आपको वो कंपनसेशन दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। किंतु अग्रेतर प्रतिबंध ये है कि जहां प्रतिकर पाने के हक की बाबत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की बाबत कोई विवाद है, वहां अवधारण के लिए उसे जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगा और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जाएगा। अब हुआ क्या कि प्रतिकर पाने के लिए ही विवाद हो गया या प्रतिकर की रकम के विभाजन के लिए विवाद हो गया। मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है और आप 3 बिल्डर हैं। अब तीनों बिल्डरों में थोड़ा सा ये डिस्प्यूट हो गया कि भाई कंपनसेशन पाने का राइट किसका है, इसका टाइटल किसका है, किसको मिलेगा कंपनसेशन। या जो कंपनसेशन की रकम डिवाइड होगी आपस में, अपॉर्शनमेंट होगा, तो उसके अमाउंट पे कोई विवाद हो गया, तो उसका अवधारण कौन करेगा? तो उसका अवधारण करेगा डीएम द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर। जो डीएम आर्बिट्रेटर नियुक्त करेंगे उसको मामला रेफर किया जाएगा और फिर वो इसे डिसाइड करेंगे। ठीक है। आगे एक स्पष्टीकरण दिया गया है। इस उपधारा में हितबद्ध व्यक्ति पद से मतलब पर्सन इंटरेस्टेड, वह व्यक्ति जो धारा 12 खागा का के अधीन अधिग्रहित परिसर पर अधिग्रहण के अव्यहित पूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहां की कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था, वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है।
अब यहाँ पर हितबद्ध व्यक्ति को डिफाइन किया जा रहा है। हितबद्ध व्यक्ति कहाँ पर आया था? हितबद्ध व्यक्ति, आप यही वाली जो सेक्शन पढ़ रहे हैं इसमें आप दूसरा वाला पॉइंट देखिए, उसमें कह रहा है यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप अपने निवास स्थान या कारोबार के स्थान को बदलने के लिए विवश हुआ हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी बिल्डिंग है, तो हितबद्ध व्यक्ति कौन हुआ? आप हुए। तो हितबद्ध व्यक्ति को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि हितबद्ध व्यक्ति कौन है। हितबद्ध व्यक्ति वो है जिसका परिसर अधिग्रहित किया गया और जो उस परिसर का या तो स्वामी है या उस पर उसका कब्जा है, वह व्यक्ति हितबद्ध व्यक्ति है। आगे आते हैं उपधारा 2 पर। जब कभी जिला मजिस्ट्रेट कोई यान, जलयान या जीव जंतु धारा 12 खागा के अनुसरण में अधिग्रहित करे, तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत किया जाएगा, जिसकी रकम का अवधारण जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यान या जलयान या जीव जंतु को भाड़े पर लेने के लिए उसे परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगा। अब ऐसा था कि अभी तक तो आप प्रेमाइस का पढ़ रहे थे कि प्रेमाइस का जो कंपनसेशन है वो कैसे डिसाइड होगा। उसमें आपने देखा कि जो रेंट पेबल है या जो रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं उस आधार पर डिसाइड हुआ, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं थे तो फिर आपने वो मामला आर्बिट्रेटर को ट्रांसफ़र करा दिया। अब यहाँ पर जो उपधारा 2 है इसमें बात की जा रही है यान, जलयान या जीव जंतु जो अधिग्रहण किया गया उसके लिए क्या कंपनसेशन दिया जाएगा। जो बिकिल मान लीजिए अधिग्रहित कर लिया गया उसके लिए कंपनसेशन, तो वो कंपनसेशन डीएम साहब क्या करेंगे, अगर उस बिकिल को भाड़े पर लेते तो भाड़े पर लेने में जो पैसा वो देते उसी आधार पर उसका रेट डिसाइड कर लिया जाएगा। आगे कह रहे हैं किंतु प्रतिबंध ये है कि जहां ऐसे यान, जलयान या जीव जंतु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यतीत होते हुए जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाए, वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई कार थी, कोई बिकिल था, या कोई शिप थी, या कोई आपका मान लीजिए जीव जंतु था जिसे डीएम साहब ने अधिग्रहित करवा दिया और उन्होंने उसके लिए आपको उसका भाड़ा दिलवा दिया, लेकिन आपकी समझ से वो भाड़ा कम है, आप उससे पीड़ित हैं कि भाई ये तो मेरे को बहुत नुकसान करा दिया गया, मेरी कार इन्होंने ले ली और कार के बदले इतना कम इन्होंने किराया दिलवाया। तो आप क्या करेंगे, जिला मजिस्ट्रेट साहब को जो विहित समय है उसके भीतर एक एप्लीकेशन देंगे कि ये मामला आर्बिट्रेटर को रेफ़र कर दिया जाए। तो फिर वहाँ पर आर्बिट्रेटर ही वो कंपनसेशन की रकम डिसाइड करेंगे कि आपको इस व्हीकल के लिए या जीव जंतु के लिए या जलयान के लिए कितना अमाउंट दिया जाना चाहिए। ठीक है। अगला जो आगे प्रतिबंध है इसमें हायर परचेज एग्रीमेंट की बात की जा रही है, पढ़ लेते हैं इसे। किंतु अग्रेतर प्रतिबंध ये है कि जहां अधिग्रहित किए जाने से अव्यवहित पूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अपक्रय आधार करार के आधार पर था, वहां अधिग्रहण के बारे में संदेह कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में जिसके लिए वे सहमत हो जाएं और ऐसी सहमति के अभाव में ऐसी रीति में जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चित करे प्रभावित की जाएगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल बात है। इसमें बस ये कह रहे हैं कि अधिग्रहित किए जाने से पहले अगर यान या जलयान जो था, तो जो यान या जलयान था वो उसके स्वामी के पास नहीं था, बल्कि स्वामी से भिन्न किसी और व्यक्ति के पास था, क्योंकि उसने हायर परचेज एग्रीमेंट कर रखा था। तो उस एग्रीमेंट के कारण वो बिकिल उसके स्वामी के पास नहीं था बल्कि किसी और व्यक्ति के पास था। तो ऐसे में जो प्रतिकर के रूप में रकम अवधारित होगी उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति से अवधारित होगी जिसमें वो दोनों एग्रीड हो जाएं, यानी कि जो उस वकील का स्वामी है और जिसके कब्जे में वो वकील था, उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उस आधार पे कंपनसेशन डिसाइड हो जाएगा जिसमें दोनों सहमत हो जाएं। और ऐसी सहमति अगर कोई नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। आगे भी अगर आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।